सभी बच्चों को नमस्कार। उम्मीद है घर पर रहकर आपकी पढ़ाई जो है वो अनवरत रूप से जारी है। पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 2 जो है विश्व जनसंख्या वृद्धि वितरण, उससे संबंधित हमने जानकारी ली। इस वीडियो में हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, यानी आदिकाल से वर्तमान स्थिति तक पहुँचते पहुँचते जनसंख्या ने अपने पड़ाव को छुआ है। वो पड़ाव किस दौर से और कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ी है, ये सारी बातें अपन इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा फोकस करें कि जनसंख्या के बढ़ने की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो ईसा के जन्म से पहले अगर देखें, यानी लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व की बात करें, तो वर्ल्ड की जो जनसंख्या थी, विश्व की जो जनसंख्या थी, वो मात्र कितनी थी? 50 लाख। और वर्तमान स्थिति तक आते आते लगभग जनसंख्या 2018 तक लगभग 7.5 करोड़ या 7.14 अरब के करीब जनसंख्या पहुंच चुकी है। इसका मतलब यहाँ तक जनसंख्या को पहुँचने में कितना समय लगा है? बहुत सारी शताब्दियाँ लगी हैं। और प्रति शताब्दी जनसंख्या में बदलाव किस तरह से हुआ है, ये सारी बातें अपन इस बिंदु में आज देखेंगे। तो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व अगर विश्व पटल की जनसंख्या देखें तो वो 50 लाख थी। जब अपन बदलाव को देखेंगे तो सारी बातें महसूस होंगी कि किस दौर में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी और किस दौर की जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति कम थी। अगर अपन आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, यानी लगभग 1650 के करीब अगर विश्व पटल की अगर जनसंख्या अपन देखें तो वो लगभग 50 करोड़ थी। यानी 10,000 ईसा पूर्व से 1650 तक आते आते मात्र जनसंख्या 50 करोड़ थी। अगर 1750 पर नज़र डालें तो उस समय 55 करोड़ जनसंख्या थी। 1830 वाला जो वर्ष है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष पे फोकस करना है। 1830 में आते आते पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 1 अरब यानी 100 करोड़ हो गई। आगे की जनसंख्या का बदलाव हम 1830 से देखेंगे। पीछे वाले समय या पीछे वाले शताब्दियों को देखें तो जनसंख्या का जो परिवर्तन है या जनसंख्या का जो बदलाव है वो आपको धीमा लग रहा है, क्योंकि उस समय व्यक्तियों के पास रोजगार के अवसर नहीं थे। व्यक्तियों के जीने की जो प्रत्याशा थी वो कम थी, जीने की इच्छा थी वो कम थी, या ये कहें महामारियों के फैलने से, या ये कहें खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं होने से जन्म तो ज़्यादा होते थे लेकिन साथ में मृत्यु भी क्या होती थी? ज़्यादा। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो अनुपातिक रूप से देखें तो वो स्थिर थी। लेकिन अगर अपन औद्योगिक क्रांति की बात करें, यानी लगभग 1830 के करीब की बात करें, तो उस समय औद्योगिक क्रांति होने से प्रौद्योगिकी का विकास अपने चरम सीमा पर पहुंचा और उस समय जनसंख्या में जो तीव्र गति से वृद्धि होना क्या हो गया? प्रारंभ। 1830 से जब 1930 के टाइम पीरियड की अपन बात करें तो लगभग ये टाइम पीरियड अगर अपन देखें तो 100 वर्ष का। ये बिंदु ध्यान रखना, अभ्यास का प्रश्न भी हो सकता है कि विश्व की जनसंख्या जो है वो 1 अरब से 2 अरब पहुंचने में कितना वर्ष लिया, या कितने वर्षों में विश्व की जो जनसंख्या है लगभग क्या हो गई है? डबल। ध्यान रखना, डबल का मतलब 5 से 6 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है। तो यहाँ 1 से 2 यानी लगभग जनसंख्या कितनी हो गई है? दुगनी। तो विश्व की जनसंख्या को दुगना होने में कितना वर्ष लगा है? 100 वर्ष। आप देख सकते हो 1830 से 1930 के बीच का गैप कितना है? 100 वर्ष। यानी विश्व की जनसंख्या 100 वर्षों में कितनी हुई है? दुगनी हुई है। लेकिन आगे वाले वर्षों में अगर देखें तो विश्व की जनसंख्या को दुगना होने में या बढ़ने में जो लगा समय है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर अपन 1930 से 1960 की बात करें तो 2 अरब से कितनी हो गई? 3 अरब। और 2 अरब से 3 अरब यानी 1 अरब बढ़ने में लगभग यहाँ 1930 से 1960 की बात करें तो कितने वर्ष का टाइम लगा है? 30 वर्ष। यानी यहाँ 1 अरब जनसंख्या को बढ़ने में कितने साल लगे? 30। जबकि पिछले वाले दशक की अगर बात करें तो 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में कितना टाइम लगा है? 100 वर्ष। और आगे अगर अपन देखें तो 3 अरब से 4 अरब यानी 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में जो लगा समय है वो और घट गया, यानी कितना टाइम लगा? 15 वर्ष। तो आप देखिए विश्व की जनसंख्या कितनी तेज गति से बढ़ रही है।
जहां पहले 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष लग रहे थे, लगातार 1 अरब जनसंख्या वृद्धि का जो टाइम है, पीरियड है, वो क्या होता जा रहा है, कम। अगर अपन और देखें 75 से 1987 के बीच, तो 1 अरब जनसंख्या जुड़ने में यहाँ जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा, लगभग 12 वर्ष। यानी पहले जो 100 वर्ष लग रहे थे 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में, आगामी टाइम में 1 अरब जनसंख्या वृद्धि में कितना टाइम लग रहा है, 12 वर्ष। और आगे अब लगातार अगर अपन देखें तो प्रति 1 अरब जनसंख्या बढ़ने पर जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 वर्ष। यानी अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले प्रत्येक 12 वर्ष में विश्व की जनसंख्या कितने अरब बढ़ जाएगी, 1 अरब। जहां पहले 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में कितना टाइम लग रहा था, 100 वर्ष, अब 1 अरब जनसंख्या जोड़ने में मात्र कितना टाइम लग रहा है, 12 वर्ष। यानी यहाँ से हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु तो ये निकाल, ये डाटा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि विश्व की जो जनसंख्या है उसको 1 अरब बढ़ने में जो लगा समय है वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम। अगर यही अनुमान लगाएं तो 12 वर्ष बाद अगर 1 अरब जनसंख्या जुड़ जाएगी, 2025 तक विश्व पटल की अनुमानित जनसंख्या जो है वो 800 करोड़ यानी 8 अरब के लगभग पहुंच जाएगी। जनसंख्या का इतना बदलाव क्यों हुआ, ये सारी जानकारी अगर अपन लें तो 1830 के बाद परिवर्तन है वो तीव्र गति से हुआ। तो यहाँ से अपन को थोड़ा सा ये बिंदु ध्यान में रखना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद ऐसा क्या हुआ कि जनसंख्या प्रति 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में जो लगने वाला समय वो घटता गया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि इस दौर में मनुष्य के बौद्धिक विकास का स्तर जो था उच्च था, तो उसने प्रकृति के नियमों को समझते हुए प्रौद्योगिकी का विकास चालू कर दिया और प्रौद्योगिकी विकास को आधार बनाकर उसने अपनी उन्नति चालू की। यानी जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हुई है, वृद्धि। या अपने से सवाल किया जा सकता है कि जनसंख्या की इस तरह की बढ़ोतरी है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। तो अपन यहाँ पर इन फैक्टरों को मान सकते हैं कि उन्नत कृषि है वो लगातार बढ़ने लगी, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बढ़ने लगी, तब भी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। या फिर अपन ये कहें कि आने वाले टाइम में या ये जो समय है, ये जो दौर है, उस समय प्रौद्योगिकी विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर अगर कम होती है तो हमने पहले पढ़ा था कि जब भी जनसंख्या वृद्धि डिसाइड करेंगे तो जन्म दर में से किसको घटाएंगे, मृत्यु दर। और जन्म दर में से मृत्यु दर अगर घटाएंगे, अगर मृत्यु दर में कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि। तो लगातार समय बढ़ने के साथ जनसंख्या बढ़ने का ये भी कारण था कि सुविधाओं के बढ़ने से मृत्यु दर में लगातार क्या हुई, कमी। मृत्यु दर कम क्यों हुई, क्योंकि लगातार प्रौद्योगिकी के विकास से चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी और चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ने से टीकाकरण चालू हुआ और जो बड़ी बड़ी महामारियां थी उनसे व्यक्तियों को मुक्ति मिलना चालू हो गया। तो एक बड़े परिवेश में लोगों की जो मृत्यु है उसका आंकड़ा क्या होने लगा, कम। या अपन ये कहें शैक्षिक सुविधाएं बढ़ी, उच्च जीवन स्तर बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े और प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। इस कारण से भी जनसंख्या की जो तीव्र गति से वृद्धि है वो आगामी वर्षों में देखी गई। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा एक बिंदु और फोकस कर ले कि प्रति 1 अरब जनसंख्या को बढ़ने में कितना समय लगा। पीछे वाले पॉइंट्स को अगर आधार बनाएं कि प्रति 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में कितना समय लगा, तो यहाँ से चालू करें अपन 1830 से। तो 1 अरब से 2 अरब हुए, यानी वृद्धि कितने की हुई है, 1 अरब की। तो 1 अरब से 2 अरब होने में कितना टाइम लगा है, 100 वर्ष। 2 से 3 अरब होने में कितना टाइम लगा, 30 वर्ष। 3 से 4 अरब होने में कितना टाइम लगा है, 15 वर्ष। और 4 से 5 होने में 5 अरब जनसंख्या पहुंचने में कितना समय लगा है, 12 वर्ष। और आगे आने वाले समय में भी प्रति 12 वर्ष में जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या में कितना जुड़ जाएगी, 1 अरब। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 तक पहुंचते पहुंचते विश्व की जनसंख्या जो है वो लगभग कितनी पहुंच जाएगी, 8 अरब। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी देखें जहां से सवाल बन सकते हैं कि अगर अपन इन्हीं आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बिंदु हमें यहाँ से मिलता है कि विगत 500 वर्ष यानी पिछले जो 500 वर्ष के आंकड़ों को देखें तो विश्व की जनसंख्या 10 गुना से ज़्यादा बढ़ी। डायरेक्ट ये आंकड़े अगर याद रहें तो रख लेना कि अगर विगत 500 वर्षों की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 10 गुना से भी ज़्यादा क्या हुई है, बढ़ी है। एक बिंदु हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि प्रति वर्ष
यहाँ तो हमने 12 वर्ष की बात की थी, 12 वर्ष में कितने लोग जुड़ते हैं? 1 अरब। अगर प्रति वर्ष पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा आंकड़ा ध्यान रखना कि प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग पहले वाली जनसंख्या में जुड़े जाते हैं। एक बिंदु अगर और देखें कि जनसंख्या को 1 अरब बढ़ने में लगने वाला समय लगातार क्या होता जा रहा है? कम। यानी जनसंख्या के दुगुना होने की जो अवधि है वो लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो इस पॉइंट के अंदर हमने ये महसूस किया कि लगातार प्रौद्योगिकी विकास के कारण या औद्योगिक क्रांति के कारण विश्व की जो जनसंख्या है उसके वृद्धि की प्रवृत्तियां जो हैं वो तीव्र गति से बढ़ी हैं, और बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसमें लगा समय लगातार क्या हुआ है? कम। इसके आगे और देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित जानकारी ली। अब हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, यानी जनसंख्या परिवर्तन से कौन से बदलाव आते हैं और उनका स्थानिक प्रारूप क्या है। तो स्थानिक प्रारूप जानने से पहले अपन एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जब जब जनसंख्या बढ़ेगी तब तब आर्थिक विकास जो है वो घटेगा, यानी दोनों के बीच जो संबंध है वो हमेशा ही क्या रहेगा? ऋणात्मक। या इसको व्युत्क्रमानुपात में अपन समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी परिक्षेत्र की, किसी भी भूभाग की जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उन पे दबाव बढ़ेगा, और प्राकृतिक संसाधनों पे अगर दबाव बढ़ेगा तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे, या ये कहीं प्राकृतिक संसाधनों की जो उपयोगिता है वो अपन उतनी स्पष्टता से नहीं कर पाएंगे, यानी उस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास दर है वो कम हो जाएगी। एक थोड़ा सा और देखें, जितने भी विकासशील देश हैं जहाँ साधन संपन्नता कम है, विकासशील प्रवृत्ति है जिन देशों की या जिन क्षेत्रों की विकासशील प्रवृत्ति है, उनमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब अगर अपन एक बार जनसंख्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जो विकसित क्षेत्र हैं उनकी जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो क्या मिलेगी? कम। और जो विकासशील प्रवृत्ति के या पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी जनसंख्या की वृद्धि दर क्या मिलेगी? ज़्यादा। तो यहाँ से एक अपने पाठ्यपुस्तक का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी पॉइंट पर अगर अपन कुछ डाटा पे फोकस डालें, डाटा इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इन डाटाओं से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोई क्षेत्र लिखे हुए हैं और 2010 और से 15 तक के यहाँ पर वृद्धि दर के आंकड़े लिखे हुए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले विश्व की बात करूं तो इस दौरान विश्व की जो वृद्धि दर है वो कितनी नोट की गई? 1.2। ये तो था विश्व। अब अगर अपन क्षेत्र विशेष की बात करें तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका जो है अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है उसकी जो वृद्धि दर है वो 2.6। इसी तरह से ओशिनिया का नंबर आता है 1.5 है वृद्धि दर। लैटिन अमेरिका जो हमने बात की थी, लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उस इलाके की जो वृद्धि दर है वो 1.1 है। एशिया महाद्वीप की जो वृद्धि दर है वो 1 के करीब है या 1.2 के करीब है लगभग। उत्तरी अमेरिका की 0.8 है। और ये देखिए आप यूरोप महाद्वीप जो है वहाँ की जो वृद्धि दर है वो लगभग कितनी है? 0, यानी 0.1% है वृद्धि दर। तो आप देखेंगे कि यहाँ जनसंख्या का बदलाव बहुत कम है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का बदलाव क्या है? बहुत ज़्यादा। अगर पाठ्यपुस्तक में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश कौन से महाद्वीप में मिलेंगे, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से महाद्वीप की है? अफ्रीका की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश भी कौन से महाद्वीप में होंगे? अफ्रीका में। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर देखेंगे। जबकि अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि कौन से क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो अपन वहाँ पर यूरोप को शामिल करेंगे, या फिर ये कहें यहाँ की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है या स्थिर है या फिर जनसंख्या घट रही है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो क्षेत्र लिखे हुए अनुमान लगाओ इनमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ मिलेगी, यानी जहाँ जनसंख्या क्या हो रही है? कम। तो आप कहेंगे वो इलाके जो कौन से क्षेत्र हैं? विकसित, जहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? बहुत कम, यानी लगभग कितनी है? 0 है। उन क्षेत्रों की जनसंख्या जो है वो कौन सी प्रवृत्ति में मिल सकती है? ऋणात्मक। तो यहाँ से 2 सवाल अपन देख लें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है वो अफ्रीका की है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कौन से की है? यूरोप की।
अगर अपन ऊपर वाले क्षेत्रों की बात करें तो ये जो ऊपर वाले क्षेत्र, ये पिछड़े हुए क्षेत्र या ये कहें ये विकासशील दौर में गुजर रहे, अगर ये विकासशील दौर में गुजर रहे तभी इनके जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े क्या हैं, ज़्यादा, यानी इन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि क्या मिलेगी, अधिक। जबकि अगर नीचे वाले क्षेत्रों पर अपन फोकस करें तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये विकसित क्षेत्र हैं, यानी ये विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं या ये कहें उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम है, स्थिर है या लगभग कितनी है, घट रही है। तो ये जो बिंदु हमने लिखा कि विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, ज़्यादा, बजाय किसके, विकसित देशों के। अगर यहाँ से अपन थोड़ा क्रम वाला सवाल देख ले कि कौन से महाद्वीप का है, वैसे तो हमने क्रम से ही सेट किया है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी है, अफ्रीका की, फिर ओसेनिया, ओसेनिया हमने देखा था कौन से देशों को मिला के महाद्वीप बनता है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पे कौन है, लैटिन अमेरिका, फिर कौन है, एशिया, फिर कौन है, उत्तरी अमेरिका, और फिर कौन है, यूरोप। तो अगर अपन जनसंख्या वृद्धि दर का क्रम देखें, मान लो यहाँ से इस सारणी से, ये डाटा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस सारणी से अगर अपन क्रम देखें तो नंबर 1 पे कौन आएगा, अफ्रीका। उस अफ्रीका की वृद्धि दर कितनी है बताओ, 2.6, यानी लगभग 3 तक ये पहुंच चुकी है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, यूरोप की, कितनी है, लगभग 0, यानी 0.1%। तो जो क्षेत्र जो है 2.1 वृद्धि दर रखते हैं, यानी सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ जनसंख्या वृद्धि 3% से भी अधिक वाले क्षेत्र स्थित हैं, या ये कहें विकासशील जो क्षेत्र हैं वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, जबकि विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कम है या लगभग स्थिर है। तो अगर एक क्रम के ऊपर अपन प्रकाश डालें तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका, फिर ओसेनिया, फिर लैटिन अमेरिका, फिर एशिया, फिर उत्तरी अमेरिका और फिर यूरोप। ये महाद्वीप इस तरह से व्यवस्थित हैं, इस तरह से क्रम से व्यवस्थित हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि के घटते हुए या जनसंख्या वृद्धि दर के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रारूप जो समय के अनुसार बदलता है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं और जनसंख्या को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से उपाय हैं।